बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कल वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान जो कि रिटायर्ड अफवाज पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसर और जवानों पे मुश्तमिल है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की। 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस क्लब इस्लामाबाद की उसकी बुकिंग की, पैसे जमा करवा दिए और अगले दिन जब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गए तो उनको बताया गया कि जनाब आपकी बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। उनको पैसे हाथ में पकड़ा दिए गए और उनको वहाँ से कहा कि जी आप चले जाएं यहाँ से। वहाँ पे सहाफ़ियों का एक मखसूस टोला, किसी एक मखसूस मीडिया हाउस से उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने वहाँ पे बदतमीज़ी की, हल्ला गुल्ला और शोर शराबा, नारेबाजी, जिसकी वजह से ये बुज़ुर्ग हज़रात ये वहाँ से हट के तो उन्होंने सड़क के ऊपर गर्मी धूप में जाके तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना मैसेज लोगों तक पहुँचाया। यहाँ ये बात मैं ज़िक्र कर दूँ कि ये सब लोग काबिल एहतराम हैं, इसलिए कि इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी या तो फ़ौज के अंदर गुजारी है या आर्मी को सपोर्ट करते हुए बाहर एक रिटायर्ड फ़ौजी की हैसियत से गुजारी है। मैं ख़ुद अपने तौर पे पिछले 14 साल से फ़ौज पाकिस्तान का मीडिया पे दफ़ा करता हूँ। मुझे फ़ौज पाकिस्तान ने कोई ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी थी, ना मैं उनका नुमाइंदा था कि मुझे ऑफिशियली नुमाइंदा डिक्लेयर किया गया हो, लेकिन मैं ये अपनी वफ़ादारी और अपनी ज़िम्मेदारी समझता था और समझता हूँ कि मैंने अफ़वाज पाकिस्तान में जो वक्त गुजारा, अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन जवानी का सारा वक्त, और वो कोई सुख और चैन का नहीं था, वो हमेशा एक कश्मकश का वक्त रहा, जंगों का वक्त रहा, 1965 हो या 1971 हो। तो मैं उस अदारे को अपने तौर पे दिफा करना अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ, लिहाजा मैं करता रहा और कर रहा हूँ। इसी तरह ये हजरात भी यही कुछ करते रहे। ब्रिगेडियर महमूद जिन्होंने कि वहाँ पे अपना बयान पढ़ा, हम में सबसे सीनियर थे, गालिबन उनकी 95 ईयर्स की एज है। मैं जब मेजर था तो 1971 की जंग में ये ब्रिगेडियर थे और मेरे कमांडर थे उस वक्त। मैंने इनके नीचे 1971 की जंग लड़ी, मेरा उनके साथ ये ताल्लुक़ है, रिश्ता है। और आज भी अफ़वाज पाकिस्तान में जितने ऑफिसर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑफिसर, उनका मेरे साथ भी इसी तरह का रिश्ता है। वो बहुत जूनियर थे, जब मैं जनरल था उस वक़्त भी कई कैप्टन मेजर के रैंक पे थे और हमने उनमें से बेशुमार लोगों को ग्रूम भी किया, ट्रेन किया, उनके कैरियर बनाने में अपनी पूरी काविश उसमें शामिल की। लिहाजा ये एक रिश्ता है जो कि चलता जाता है, ये एक फैमिली है और इंशाअल्लाह ये फैमिली रहेगी उसी तरह। हम एक दूसरे के खैरख्वाह हैं। लेकिन जो कुछ कल हुआ वेटरन्स के साथ, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत और शर्मनाक था। और जिन मीडिया के लोगों ने किया, उनको अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि उनके क्रेडेंशियल्स हैं क्या, उनके पल्ले है क्या। उनके पल्ले अगर कुछ है तो वो सिर्फ करप्ट माफिया की हिमायत, वो करप्ट माफिया की हिमायत करते हैं और उसके बदले में लाजमन उनको कुछ न कुछ मफादात उनके पूरे होते होंगे, जिनकी वजह से उनकी सारी कोशिश और काविशें उनके साथ हैं, न कि इन हजरात के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अफ़वाज पाकिस्तान के साथ दिफाए वतन के लिए गुजारी। वहाँ पे उनको शर्मिंदा करने के लिए उनको इंतहाई भोंडे किस्म के क्वेश्चंस किए गए। एक शख्स ने वहाँ पे उसामा बिन लादेन वाला सवाल पूछना शुरू किया। उसको शर्म आनी चाहिए, गिरबान में झांकना चाहिए। उसामा बिन लादेन का सवाल वो जरदारी साहब से क्यों नहीं पूछता जिनके दौर में ये हुआ। उन्होंने जरदारी साहब थे जिन्होंने ओबामा को मुबारकबाद का टेलीफोन किया कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया जो हमारी सरजमीन पे आके ये किया। उधर सवाल पूछते हुए इनकी जान जाती है, क्योंकि वहाँ से शायद लिफाफे आते हों, और इधर पूछ रहे हैं जिनसे कि जिनका काम नहीं था या जो किसी नीचे वाले टियर पे हैं, उनसे ये सवाल किया जाता है।
फिर इसी तरह एक और जर्नलिस्ट है, एक और हज़रत, जो कि जहाँ भी कहीं कोई ऐसा समा जहाँ उनकी बेइज्जती की जा सकती है वहाँ अपनी बेइज्जती करवाने के लिए पहुँच जाते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे कई दफ़ा जलील हो चुके हैं लेकिन बाज नहीं आते अपनी हरकत से, और कोई ना कोई फजूल किस्म का सवाल, कोई ना कोई अपना एजेंडा लेके वहाँ पहुँच जाते हैं ये हज़रत। मैं उन्हीं की कुछ बातों पे आज ज़िक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने एक वीडियो की इसी के बारे में, ये जो वेटरन्स की कॉन्फ्रेंस थी एक इन्होंने की, और एक और साहब हैं वो भी जर्नलिस्ट हैं, वो भी ये इस तरह की बातें करते रहते हैं, उनकी भी एक वीडियो, उसका भी मैं कुछ जिक्र करूँगा। ये जो हज़रत हैं इन्होंने अपनी, पहले इसका बात कर लेते हैं, जो दूसरे साहब जो एक ख़ातून के साथ बैठ के प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कहा कि ये जनरल अली कुली, ये फैमिली जो है ये इस वजह से यहाँ पे ये इन्होंने किया सारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये तहरीक इंसाफ के साथ हैं और ये इनके PMLN के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए कि ये साजिशी थे और नवाज़ शरीफ ने इनको चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ नहीं बनाया। जनरल अली कुली जो है वो सैंडर्स के पढ़े हुए थे, इंग्लैंड से कमीशन लेके आए हुए थे, यहाँ पे एक अच्छा कैरियर और इंतहाई वज़ादार आदमी, बेदाग, वज़ादार और इंतहाई महज़्ज़ब आदमी। अगर उसको नहीं बनाया गया तो ये पाकिस्तान की फ़ौज का, हमारे मुल्क का नुकसान किया है, उस आदमी का तो कोई नुकसान नहीं, इसलिए कि उसके पास अपने और वसाइल मौजूद हैं, वो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार रहा है। लेकिन जब आप एक मेरिट पे किसी को प्रमोट नहीं करते तो उसका शख्सी नुकसान कुछ तो होता है, लेकिन असल नुकसान आपके मुल्क का होता है जिसको मेरिट से आप महरूम करते हैं। और फिर मेरिट से महरूम करने का नतीजा आपने देखा कि जब जनरल मुशर्रफ को बनाया तो जनरल मुशर्रफ के साथ भी उनके इख्तलाफात हुए और फिर नतीजा आपने देखा। सो ये बिल्कुल झूठ और लग़्व है कि जनरल अली कुली जो हैं वो अब अभी उसका बदला निकाले। ये इस तरह की कीना परवरी मियाँ साहब की शख्सियत में तो है। अली कुली तो बहुत वज़ादार, बड़े खुले दिल का आदमी है, वो तो इन चीज़ों को दिल में रखता ही नहीं। लिहाजा ये भी एक शोशा है, बजाय इसके कि आप एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट की हैसियत से ये सोचें कि जिस मकसद के लिए वो आए थे, जो उन्होंने बातचीत की है, वो तो उन्होंने वतन की मोहब्बत में, वतन के दुख को समझते हुए ये की है, उसको सराहा जाए। आप उल्टा कुछ और कहानी चला रहे हैं। इसी तरह वो जो दूसरे साहब हैं जो हर जगह बेइज्जती करवाने के लिए पहुंच जाते हैं, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए ख़ुसूसी तौर पे, वो साहब जो हैं उन्होंने एक की वीडियो, और उसमें उन्होंने कहा कि ये वो वेटरन्स हैं जो हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे, इलेक्टेड हुकूमतों के ख़िलाफ़, और इन्होंने किसी भी वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी, हुकूमतों के ख़िलाफ़ इन्होंने साजिशें की। साजिश अगर कहीं होती है, कुछ कहीं को मिलता है, तो वो हमारी आर्मी का स्ट्रक्चर इस किस्म का है कि उसमें बाकी लोगों को कुछ पता नहीं होता। ये चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकता है या DGISI हो सकता है। उस वक्त उन वक्तों के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI जनरल असलम बेग और असद दुरानी वो तो अदालतों में भुगत रहे हैं। बाकियों का तो हमें तो बाकी को तो इल्म ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप सब अपने प्रोफेशनल काम में लगे हुए। अब साजिशों की बात सुन लें। मियाँ साहब की अपनी जितनी भी हुकूमतें बनी वो उन्होंने हुकूमत गवाई, अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके, अपनी ज़ाती गलतियों की वजह से, अपने मिजाज की वजह से या अपनी नाअहली की वजह से। लेकिन दूसरी जितनी भी हुकूमतें यहाँ पे गिरी या हटी, या जहाँ वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके, जब से मियाँ साहब सियासत में आए, हर वो साजिश जो हुई किसी के ख़िलाफ़ जिसकी वजह से उसको हुकूमत से निकलना पड़ा, उसमें मियाँ साहब का हाथ शामिल था। मियाँ साहब का पहला दौर जब ये आए, ग़ुलाम इसहाक़ खान थे, और ग़ुलाम इसहाक़ खान सदर थे, जबकि 58(2)B वगैरह उनके पास थी, इख्तियारात बहुत थे, और वज़ीर आज़म जो है उसकी ज़िम्मेदारी थी कि सदर मुमलिकत के इख्तियारात उनकी पजीराई करे, उनकी इज़्ज़त करे,
ना कि उसके ऊपर मियाँ साहब ने बैठ के टेलीविज़न पे तकरीर की कि मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता। सदर मुमलिकत से बात मानना या हुक्म उनका मानना या उनकी तरफ से कोई एडवाइस आती है उसको मानना, ये डिक्टेशन है। आप क्या हैं? आप अक्ल कुल हैं, आप मुख्तार कुल हैं इस मुल्क के, क्या आपको कोई पूछ नहीं सकता? नतीजा ये कि इन्होंने जो सींग फंसाया ग़ुलाम इसाक़ खान के साथ, तो उस पर इनको फ़ौज छोड़नी पड़ी। ये इनकी अपनी गलती। इनको तर्ज़ हुकूमत इनको नहीं आया, इन्होंने समझा कि ये इनकी इत्तफ़ाक़ इंडस्ट्री है, उसमें ये जो जी चाहे कि इसको निकाल लें, किसी को रख लें। नतीजा उसका इन्होंने ख़ुद भुगता। लेकिन उसके बाद बेनज़ीर की हुकूमत आई और मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत को चलता इन्होंने किया। उससे पहले भी ये जब ख़ुद वज़ीर आज़म बने तो बेनज़ीर की हुकूमत थी, उसके पीछे इन्होंने इसी तरह साजिशें की और साजिशें इन्होंने ग़ुलाम इसाक़ खान के साथ मिलकर की। नतीजा ये कि उसकी छुट्टी कराई, फिर ख़ुद ग़ुलाम इसाक़ खान के साथ लड़ाई करके तो फिर बाहर आए, और फिर जब बेनज़ीर की हुकूमत आई तो फिर उन्होंने मिल के, उस वक़्त फ़ारूक लगारी सदर थे, उनसे मिल के साजिश की और बेनज़ीर को वहाँ से निकलवाया। ये वो दौर आ जाता है उसके बाद जहाँ पे असद दुरानी और जनरल असलम बेग ने इन्होंने पैसा बांटा सियासतदानों में, और उनमें सबसे पहले पैसा लेने वाले मियाँ साहब थे। सबसे मोटी रकम भी इन्होंने वसूल की। कभी उसकी बात नहीं करेंगे। इखलाकियात में कहीं जगह है इस बात की कि आप साजिश करने के लिए ISI से पैसा वसूल करें और फिर आप हुकूमतें गिराने के लिए काम करें? अगर जनरल असलम बेग और जनरल असद दुरानी इस चीज़ के कसूरवार हैं, तो ये बरी ज़िम्मा कैसे हैं मियाँ साहब? तो ये साजिश भी इन्होंने की। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ साजिश की, जजेस ख़रीदे, उसको घर भेजा, सज्जाद अली शाह को घर भिजवाया। फिर प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ साजिश की इन्होंने, अपने मोहसन जिनके साथ मिल के साजिश करके बेनज़ीर को निकाला, उन्हीं को ये पड़ गए। फ़ारूक लगारी की छुट्टी कराई, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की छुट्टी कराई, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, और जिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इनकी मदद की, ये इतने मोहसन कुश हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहता तो जस्टिस सज्जाद अली शाह के हुक्म पे इनकी छुट्टी करा सकता था। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जब सज्जाद अली शाह का ख़त मिला, और आइन की रूह से मैं समझता हूँ जनरल जहांगीर करामत को चीफ जस्टिस की मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि आइन ये कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट आपको हुक्म दे और वो आपसे मदद मांगे अपने किसी ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो हर अदारा उसके नीचे काम करता है। जहांगीर करामत ने बजाय इसके कि मियाँ साहब के ऊपर जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे उनको इम्प्लीमेंट करवाते, उन्होंने वजारत दिफा को लेटर भेज दिया कि जनाब मुझे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, चीफ जस्टिस ने, कि मैं ये हुकूमत से इस ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद कराऊँ। उस पर मियाँ साहब ने चीफ जस्टिस की छुट्टी करा दी, साजिश करके उनके ख़िलाफ़ बाकी जजों को ख़रीद के। और फिर उसके बाद जनरल जहांगीर करामत की छुट्टी करा दी। जनरल जहांगीर करामत का कसूर भी सिर्फ इतना था कि उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाएं ताकि स्ट्रेटेजिक नौयत के फ़ैसले वहाँ हो सकें। और हमने देखा हुआ था कि जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का फ़ैसला हुआ, हमारे पास स्ट्रेटेजिक नौयत के फ़ैसले करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, बिल्कुल बेतुके तरीके से फ़ैसला किया गया। तो ये ऑब्जर्वेशन थी, ये कौमी मसला था। लेकिन इसी की स्टेटमेंट पे जनरल जहांगीर करामत को घर भेजा। अफवाज पाकिस्तान में इस बात का दुख था कि मियाँ साहब जो है वो हर किसी को घर चला रहे हैं, और ये उनके एक अच्छे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फारग कर दिया। लिहाजा जब बारी आई मुशर्रफ की तो उसके ख़िलाफ़ भी यही साजिश की। उसका जहाज़ हवा में था, उसकी छुट्टी करा दी, उसको कहा जी आप डिसमिस हो गए। वो तो अलग बात है कि उसने अपने लॉयलिस्ट जो थे ज़मीन पे इधर प्लेस किए हुए थे, उसके वफादार जर्नैल यहाँ मौजूद थे ज़मीन पे, उसको ख़तरा था मियाँ साहब से कि ये करेंगे, क्योंकि मियाँ साहब की तबीयत में साजिश है। नतीजा ये कि वो इनको घर जाना पड़ गया, वरना तो इन्होंने उस चीफ को भी घर भेज दिया था। अब जब आके हुकूमतें दोबारा जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद मिली, तो नवाज शरीफ की इसकी जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, यूसुफ गिलानी चीफ मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे,
तो नवाज शरीफ अदालतों में उनके खिलाफ गए और तो कोई नहीं गया। तो फिर इनकी कहानी थी साजिश के जनाब सज़ा याफ्ता चीफ प्राइम मिनिस्टर इसको नहीं होना चाहिए। जो भी था, गलत किया या ठीक किया। मेमो गेट पे भी यही अदालत में गए थे। और अब आके जब इनके हाथ में हुकूमत आई तो फिर पानामा का किस्सा बाहर से आया, कोई और तो नहीं, यहाँ से तो नहीं किसी ने खोला। और जब आप खुद झूठ बोलते रहे, कहते रहे कि हमारी अपनी दौलत है, हमारे पास सबूत है, हमारे पास ये है वो है, निकला कतरी ख़त। उन जाली डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी अदालतों को चाहिए था कि आपको सज़ा देते, उन्होंने नहीं दी। लेकिन कहने की बात यह है कि आपने कभी भी अपने अमाल पे नज़र नहीं दौड़ाई और जो साजिशें आप करते रहे हैं वो भी आप दूसरों के ज़िम्मे लगाते रहे हैं और बिल आखिर इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश का भी सेहरा आपके सर है। इमरान खान को निकलवाया आपने साजिश करके, आपके चेले चांटों ने यहाँ ख़रीदो फरोख्त की, उसमें जरदारी साहब भी शामिल थे, आप भी शामिल। तो कौन सी साजिश की? ये जो आपके लिफाफा सहाफ़ी जिनको यहाँ पे सलीम साफ़ी ने अपने एक प्रोग्राम में, गालिबन अब्दुल मालिक का प्रोग्राम था ये किसी का, या मेरा ख़्याल है इनका था, हाँ याद आ गया, ये मलिक साहब हैं नियो टीवी के, उनका प्रोग्राम था। उसमें सलीम साफ़ी ने कहा कि जितना सहाफ़ियों को माल खिलाया है PMLN ने, रिश्वत दी है, किसी और गवर्नमेंट ने नहीं दी। और सलीम साफ़ी को मैं कम से कम, जो लोग बहुत कुछ कहते हैं लेकिन मैं जो उसको जानता हूँ, मेरे नुक्ता निगाह से वो एक क्रेडिटेबल रिलायबल आदमी है। और ये जो हरकत हुई यहाँ भी, वो लिफाफा सहाफ़ी खड़े होके इन बुज़ुर्गों के ऊपर कसने, आवाज़ें कसने और फिर उनके ऊपर तनकीद करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। आप हो क्या? मिलिट्री अकेडमी से ज़िल्लत के साथ निकला हुआ आदमी वो उठ के तो इन बुज़ुर्गों को की तस्जील करे जो नेमत है इस मुल्क के लिए। ऐसे इंसान को वहाँ पे मैं समझता हूँ उन्होंने, लोगों ने लिहाज किया, वरना तो ऐसे इंसान के लिए वहाँ पे बड़े मुश्किल हालात हो सकते हैं। बासूरत मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मैं चीज़ सामने लाना चाह रहा था वो ये है कि उन बुज़ुर्गों ने यहाँ बैठ के कौम का दुख और दर्द समझते हुए हक़ की बात की। हक़ की बात कभी भी किसी को अच्छी नहीं लगी, ख़ास तौर पे बातिल को। तो उसका नताइज भी होते हैं, उसकी वजह से मुश्किलात भी आती हैं, लेकिन मुश्किल हालात में हक़ बात कहना ही एक जहाद है और जहाद अफजल है। ये वो रब्बुल आलमीन से इसका अजर इंसान मांगता है, अजर पाता है। दुनियावी अजर उसका बेशक कुछ ना हो, दुनिया में तो आपके साथ मज़ालम हो सकते हैं उसकी वजह से, लेकिन अजर उसका यही है। और अजर अल्लाह ताला से भी जो इंसान मांगता है वो यही, वो अपने मुल्क की, अपने अवाम की सलामती का मांगता है कि रब्बुल आलमीन तो अपनी रहमतों में रख इस मुल्क को। हालात बहुत बुरे हैं, हम मुजरमों के हत्थे चढ़ चुके हुए हैं, तू ही निजात दे और इस मुल्क की हिफाजत फरमा। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।